मेरा नाम मेघा है। तुम मुझसे मिलने कब आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तो कहती हूँ कि कल मैं मायके जाने के बहाने से यहाँ से निकल जाऊंगी और फिर हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात करेंगे वरुण। मैं खुशी खुशी भाभी के कमरे में उनको बुलाने के लिए जा रही थी क्योंकि घर में मेहमान आए हुए थे, लेकिन जैसे ही मैं भाभी के दरवाजे तक पहुंची तो कुछ ऐसे शब्द मैंने उनके मुंह से निकलते हुए सुने थे। ये भाभी किससे बातें कर रही थी? और वरुण, वरुण किसका नाम है? भाभी किससे मिलने की बात कर रही हैं? मैं दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बातें और ज्यादा गौर से सुनने लगी। मैंने खामोशी जाहिर कर ली। फिर मुझे आवाज आई, वरुण मुझे तुमसे मिले हुए सच में बहुत दिन हो गए हैं। मजाक मत करो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पिछले 3 महीने से मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। यहाँ मुझे कोई कहीं जाने ही नहीं देता। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि भाभी सच में कुछ गड़बड़ कर रही हैं। मैं उनकी पूरी बात सुन चुकी थी। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। जब उनकी आवाज़ आना बंद हो गई तो मैं फ़ौरन ही भाभी के कमरे में गई और उनसे कहा कि भाभी चलिए, माँ आपको बुला रही है, नीचे मेहमान आए हुए हैं। भाभी ने खुशी खुशी जवाब दिया कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं दबे दबे कदमों से अपने कमरे में आ गई थी और गहरी सोच में बैठ गई थी कि आखिर भाभी किस वरुण से बात कर रही थी, क्योंकि उनकी शादी तो मेरे भैया के साथ हुई थी, मेरे बड़े भैया, और उनका नाम विराज था। इसका मतलब ये था कि भाभी चोरी चुपके किसी लड़के से बातें करती हैं। भाभी की इस हरकत के बारे में जानकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया था। वो मेरे भाई को धोखा दे रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? जरूर मेरे भैया उनकी इस हरकत से अनजान होंगे, वरना तो उन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता और भैया उनको अपनी जिंदगी से निकाल देते। मुझे कुछ भी करके भाभी को समझाना था। मुझे अब अपनी आंखें और कान खुले रखने थे, क्योंकि भाभी की हरकतें इन दिनों मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने भाभी को फोन पर बातें करते हुए सुन लिया, वरना मैं कभी उनकी हकीकत नहीं जान पाती। अब मैंने अक्सर देखा था कि भाभी वरुण नाम के लड़के से ठीक उसी समय बात किया करती थी जब भैया घर में नहीं होते थे और माँ और मैं किसी न किसी काम में बिजी होते थे, जिसकी वजह से हमारा ध्यान भाभी पर नहीं जाता था। भाभी अपने कमरे में बैठकर आराम से अपने बॉयफ्रेंड से बातें किया करती थी और हर बार वो उस वरुण नाम के लड़के से मोहब्बत भरी बातें किया करती थी। अब तो हद हो चुकी थी। भाभी उससे मिलने जाना चाहती थी और उन्होंने माँ से इजाज़त ली कि वो अपने मायके जा रही हैं। मैं समझ गई थी कि भाभी अपने मायके नहीं जा रही, बल्कि वरुण से मिलने के लिए जा रही हैं। माँ ने उन्हें उनके मायके जाने की परमिशन दे दी थी, जबकि वो सुबह के समय जब भैया को ऑफिस भेज रही थी तो उनसे भी अपने मायके जाने की परमिशन ले चुकी थी। भाभी हम सबकी नज़रों में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती थी, लेकिन उनकी हकीकत क्या थी वो तो सिर्फ मुझे ही पता थी। मैंने फौरन ही भाभी का पीछा किया ताकि देख सकूं कि आखिर ये वरुण कौन है। मेरी उम्मीद के मुताबिक भाभी अपने मायके नहीं गई थी और एक कैफे में आकर बैठ गई थी। मैं अपना मुंह छुपाकर भाभी के पीछे ही बैठी हुई थी। उनको जरा भी शक नहीं हुआ कि मैं उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई हूँ। वो लड़का उनसे मिलने के लिए आया, काफी देर तक उनके साथ बातचीत करता रहा और फिर उसके बाद वो वहां से चला गया। भाभी घर आने के लिए रवाना हुई तो उनसे पहले मैं घर पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही भाभी घर के अंदर दाखिल होने लगी तो मैंने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि भाभी आ गई आप अपने मायके से? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ आ गई हूँ। उन्हें नहीं पता था कि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, आखिर आप ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्या आपको मेरे भैया खुश नहीं रखते? क्या आपको उनके साथ कोई परेशानी है? मेरी बात पर भाभी चौंक गई और कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाभी। मैं कई दिनों से आप पर नजर रखे हुए हूँ। मुझे पता है कि आप किसी वरुण नाम के लड़के से फोन पर बातें करती हो और अभी भी आप अपने मायके से नहीं बल्कि उसी लड़के से मिलकर आ रही हो। उन्होंने कहा कि खामोश हो जाओ मेघा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने कहा, मैं आप पर इल्जाम लगा रही होती तो आपको सबके सामने बेइज्जत करती। मैं आपका घर बर्बाद होने देना नहीं चाहती और अपने भैया का दिल दुखता हुआ नहीं देखना चाहती, इसलिए आपको समझा रही हूँ कि आप संभल जाइए। अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आपके लिए जो कुछ भी है वो मेरे भाई हैं। भाभी के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। वो समझ गई थी कि मैं सब कुछ जान गई हूँ। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। हम कितनी उम्मीद से भाभी को इस घर में लेकर आए थे। मेरे भैया जो बहुत सीधे साधे थे और अपना घर चलाने के लिए बड़ी मेहनत के साथ नौकरी किया करते थे,
हमने उनके लिए भाभी को चुना था और खूब धूमधाम से भैया की शादी की थी। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने भैया को कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं भाभी से कोई बात नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उनसे गुस्सा थी, लेकिन भाभी मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी। भैया के आने से पहले ही वो मेरे कमरे में आई और मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि इस बारे में प्लीज किसी को कुछ मत बताना। वरुण मेरी पहली मोहब्बत है और पहली मोहब्बत को इंसान इतनी जल्दी और आसानी से नहीं भुलाता। हाँ, मगर मैं कोशिश करूंगी, कभी उससे बात नहीं करूंगी और ना ही कभी मिलने के लिए जाऊंगी। मगर तुम अपने भैया को या मम्मी को इस बारे में कुछ मत बताना। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, आइंदा मैं आपको ऐसी कोई हरकत करते हुए ना देखूं, वरना मुझे भैया और माँ को ये सब कुछ बताने में देर नहीं लगेगी। भाभी तो शर्मिंदा हो गई थी। मुझे लगा कि ये सब कुछ यहीं खत्म हो गया। भाभी शांत हो गई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असल तूफान तो अब आने वाला था। 2 दिन गुजर गए थे जब मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और भाभी चलते हुए मेरे कमरे में आई। साथ ही उनके साथ भैया भी आए थे। मैं उस समय पढ़ाई कर रही थी। भैया और भाभी की आंखें लाल हो रही थी। भैया मेरे सामने चलते हुए आए। उन्होंने एक मोबाइल आगे किया और कहने लगे कि ये लड़का कौन है। मैंने ध्यान से देखा तो ये मेरा मोबाइल था। उसमें किसी लड़के का फोटो था और कुछ अजीब अजीब तरह के मैसेजेस भी थे, जिसमें मेरी तरफ से भी चैटिंग हुई थी और लड़के का फोटो भी मेरे साथ था। ये सब कुछ क्या था? भैया ने कहा कि तुम किसी से बातें कर रही हो, बताओ तुम्हारा चक्कर किसके साथ चल रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि कल अमीशा ने तुम्हें इस लड़के के साथ फोन पर बातें करते हुए देख लिया, तभी से उसे तुम पर शक हुआ, क्योंकि उसने आज दोपहर तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे कमरे से गायब करके मुझे दिखाया था कि वो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने ला सके। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बिगड़ जाओगी। भैया की बातें सुनकर तो मेरी आवाज़ कांप उठी। भैया, ये सब आप क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में ही भाभी बोल पड़ी और कहने लगी कि ऐसा ही है विराज, आपको अपनी बहन बहुत सीधी लगती है ना। देखिए इस लड़के के साथ कैसे बराबर में खड़े होकर इसने अपनी तस्वीर ली है। मैंने उस तस्वीर को गौर से देखा। मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं थी। पता नहीं ये लड़का कौन था। अभी इस बात का शोर मच ही रहा था कि माँ भी वहां पर आ गई और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, यहाँ किस बात का शोर मच रहा है। तो भैया ने माँ को भी वो सब कुछ दिखा दिया, लेकिन मैं जानती थी कि ये सब कुछ झूठ है, मगर मेरी बात का किसी ने यकीन नहीं किया। माँ को जब ये बात बताई गई और फोन दिखाया गया तो माँ की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कुछ देर तक तो वो खामोश रही। मैं माँ को इशारा करके कह रही थी कि माँ, मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब कुछ झूठ है। मुझे लगा माँ मेरी बात को समझ रही है। माँ धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आने लगी। मैंने माँ से कुछ कहना चाहा तो एकदम उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हारी परवरिश की थी? तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया, तुम ऐसी निकलोगी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। माँ का जोरदार थप्पड़ लगने से मैं अंदर तक टूटकर रह गई थी। मुझे अपनी माँ से ऐसा भरोसा नहीं था। भाभी के पास सबूत था, लेकिन ये सबूत फर्जी था। मगर ये बात मैं कैसे साबित करूं? मैंने उन लोगों से कहा भी कि जरूर इस फोटो को एडिट किया गया है और ये चैटिंग मैंने नहीं की। यहाँ तक कि मैं इस लड़के को भी नहीं जानती। जिस पर भैया ने कहा, तो फिर ये सब कुछ तुम्हारे फोन में कैसे आया? और तुम्हारी भाभी कह रही हैं कि वो पिछले कई दिनों से तुम पर नजर रखे हुए हैं। मैंने हिम्मत करके कह ही दिया कि भैया, भाभी मुझसे बदला ले रही है, क्योंकि कल मैंने खुद भाभी का घर से निकलकर पीछा किया था। वो किसी लड़के से मिलने के लिए गई थी और उनका उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। मेरी बात पर दूसरे गाल पर भैया ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगे कि अब तुम मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी भाभी पर इल्जाम लगाते हुए अपने आप को बचाने के लिए बहुत अच्छा तरीका अपनाया है तुमने। मैंने कहा, भैया आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी मुझे सिर्फ फंसा रही है। प्लीज भैया। मैं बार बार भैया के सामने भाभी की हकीकत लाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर भैया और माँ भड़क उठे थे। उन्हें लगा कि मैं अपने आप को बचाने के लिए उन पर इल्जाम लगा रही हूँ, क्योंकि भाभी मेरे भैया और माँ के लिए बहुत अच्छी थी। उन्होंने इस घर में चालाकी से अपनी जगह बना ली थी और इन लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन हकीकत में वो कैसी थी ये तो मैं ही जानती थी। किसने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मेरा भाभी पर इल्जाम लगाना उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए भैया ने मुझे मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाला और कहने लगे कि तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। हालांकि माँ उन्हें रोक रही थी कि बेटा ऐसा मत करो, जवान लड़की है, कहाँ जाएगी। लेकिन भैया कहने लगे कि माँ, ये मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रही है। ये खुद गलत होते हुए
मेरी पत्नी को गलत कह रही है। मैं इसकी बात का यकीन नहीं करूंगा, और अगर ये इस घर में रही तो मेरे और मेरी पत्नी के बीच झगड़ा करवाती रहेगी। ये हम दोनों को खुश नहीं देख सकती। मेरी माँ और भैया के चेहरे पर नफरत थी। भैया मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब लोग ये तमाशा देख रहे थे और मैं रो रही थी, कह रही थी कि प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। मेरे अपने ही मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे। भैया ने मेरा मोबाइल भी जमीन पर देकर पटक दिया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि भाभी ने कब मेरे कमरे से मेरा मोबाइल चोरी कर लिया, क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादातर पढ़ाई में बिजी रखती थी, इसलिए मुझे मोबाइल का इस्तेमाल करने की ज्यादा फुर्सत ही नहीं मिलती थी। भैया ने मुझे घर से निकालकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैं जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी और कह रही थी कि भैया मैं बेकसूर हूँ, गलती आपकी पत्नी की है, आप ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। भैया ने जोर से दरवाजा खोला और मुझे बाजू से पकड़कर जमीन पर धक्का दे दिया। अब अगर तुमने आइंदा मेरी पत्नी को लेकर एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हमारे खानदान में किसी ने भी दूर दूर तक ऐसी हरकत नहीं की जैसी तुमने की है। पढ़ाई के बहाने आशिकों से मिलने जाती हो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करती हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं भैया से हाथ जोड़कर कहने लगी कि भैया प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और अब की बार जब दरवाजा बंद हुआ तो दोबारा मेरे लिए खुला ही नहीं। मेरी माँ मेरे लिए रो रही थी। वो चाहती थी कि अगर बेटी से गलती हुई है तो उसको माफ कर देना चाहिए, लेकिन भैया के आगे माँ की भी नहीं चल सकी और इस तरह कुछ ही घंटों में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान मेरी भाभी थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा खेल खेल सकती हैं। भैया ने कहा था कि जाओ यहाँ से, जिसके साथ अपना चक्कर चला रही हो उसी के पास चली जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मेरा चक्कर किसी से चल ही नहीं रहा था। भाभी ने मोबाइल में बहुत अच्छी एडिटिंग की थी और मैं जानती थी कि उन्होंने वो चैट मेरे फ़ोन तक कैसे पहुंचाई थी। मैं पढ़ी लिखी थी, इतना तो बहुत अच्छे से जानती थी, मगर मुझसे भी ज़्यादा चालाक तो मेरी भाभी थी। सारे मोहल्ले वाले मुझे नज़र उठा उठाकर देख रहे थे और मेरे बारे में बातें कर रहे थे कि भाई ने कुछ ऐसा वैसा देख लिया, तभी तो अपनी बहन को घर से निकाल दिया। भैया की शादी 3 महीने पहले हुई थी और मेरे पापा की मौत को 4 साल हो चुके थे। जब मेरे पापा की मौत हुई थी तो भैया ने कहा था कि वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। उन्होंने कहा था कि भाई हमेशा पिता समान होता है और मैं पिता और भाई दोनों बनकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज मुझे भैया के कहे गए वो सारे शब्द फिजूल लग रहे थे। मैं फूट फूट कर रो रही थी और फिर क्या करती। इस मोहल्ले में रुककर यहाँ सब लोग मुझे देखकर अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे और अजीब नज़रों से घूर रहे थे, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और रात का अंधेरा फैलने लगा था। 2-3 घंटे तो मैंने इधर उधर टहलकर गुजार लिए थे, लेकिन ये सारी रात मैं कहाँ गुजारूंगी। उन लोगों को लगता था कि मैं अपने किसी आशिक के पास चली जाऊंगी, लेकिन मेरा कोई आशिक नहीं था। मैंने तो हमेशा अपने माता पिता और भाई की इज्जत का ख्याल किया था। पढ़ाई करने के अलावा मैं कोई दूसरा काम नहीं करती थी, मगर फिर भी भाभी मुझे मेरे घर से निकालने में कामयाब रही। रात का समय था, सर्दी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने दुपट्टे से खुद को लपेट लिया था, लेकिन दुपट्टा हल्का होने की वजह से मुझे ठंड लग रही थी और मेरे दांत कररा रहे थे। फिर मुझे याद आया कि पास में ही मेरी बुआ का घर है, मैं उनके पास चली जाती हूँ। वैसे भी बुआ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे अपने घर में जगह दे देंगी। आज की रात तो गुजर जाएगी, कल सुबह जाकर मैं दोबारा से भैया और माँ को समझाने की कोशिश करूँगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो मुझे घर में आने दे। और वैसे भी मैं बेकसूर थी, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझ पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया। मैं चलते चलते बुआ के घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। मैंने उनके घर का दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा बुआ जी ने ही खोला था। मेरी नज़र जैसे ही बुआ के चेहरे पर गई तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि आज बुआ के चेहरे पर वो मोहब्बत नहीं थी जो हमेशा मेरे लिए हुआ करती थी। मैं कुछ कहने ही वाली थी, इतने में बुआ सख्ती से बोल पड़ी कि यहाँ पर क्यों आई हो। मैंने कहा बुआ जी मैं बहुत परेशान हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। बुआ जी ने हाथ का इशारा करके मुझे रोक दिया और कहने लगी कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा भी मजबूती से पकड़ लिया था। उन्होंने कहा कि मुझे शर्मिंदा करने के लिए आई हो। उनके शब्द तो जहर की तरह मेरे दिल में उतर गए थे। मैंने कहा नहीं बुआ जी, मैं तो बस आपके घर एक रात गुजारने के लिए आई हूँ। मैं बेकसूर हूँ बुआ जी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की क्योंकि मैं जानती थी कि ज़रूर उन्हें कुछ न कुछ पता चला है।
बुआ जी की जहरीली आवाज आई। कहने लगी, तो क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास अमीशा का फोन आया था। यहाँ तक कि सारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार तुम्हें गलत कह रहे हैं। इसका मतलब तुम अकेली सही हो, बाकी सब गलत हैं। मैंने कहा, बुआ जी प्लीज आप तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। बुआ जी ने कहा कि बस करो और चली जाओ यहाँ से। हम इज्जतदार लोग हैं। मैं तुम्हें अपने घर में रखकर अपने घर की इज्जत खराब नहीं करना चाहती। बुआ जी ने भी मेरी एक नहीं सुनी और मेरे ही मुंह पर खट से दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ भी मेरी बेइज्जती हो गई। मैं बेयकीनी से दरवाजे को देख रही थी। मैंने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी थी। मैं वहीं चौखट पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी, मगर मेरा रोना या मेरी चीख सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगा। शायद रात के 12 बज रहे थे। बादल गरज रहे थे और मुझे डर लगने लगा कि बारिश की बूंदें धीमे धीमे मेरे चेहरे पर आने लगी। मैं चलते चलते हाईवे पर आ गई थी और वहां कुछ दूरी पर जाने के बाद मुझे एक ढाबा नजर आया। उस ढाबे के आगे एक कुर्सी पड़ी हुई थी। मैंने उस पर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची तो ढाबे के मालिक ने मुझे घूर कर देखा और कुर्सी खींच ली। कहने लगा कि चलो भागो यहाँ से, आ जाते हैं न जाने कहाँ कहाँ से। मैं कुछ न कह सकी और वहां से धुतकार कर आगे बढ़ गई। मैं सुबह की भूखी प्यासी थी, बारिश में भीग भी गई थी और इसीलिए मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं बहुत थक चुकी थी। कहीं बैठने के लिए जगह तलाश कर रही थी, मगर मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। और फिर चलते चलते अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा और मैं चक्कर खाकर गिर गई थी। मगर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे बराबर में बैठी हुई थी। उसने कहा कि परेशान मत हो बेटी। मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सालों के बाद किसी ने मेरे साथ हमदर्दी की है। उस औरत ने मुझे बेहोश सड़क पर पाया था और फिर वो मुझे अपने घर ले आई थी। जैसे ही मैं होश में आई तो उसने मुझे एक गिलास पानी पिलाया। मैंने उसका घर देखा जो चारों तरफ से टूटा फूटा था। वो कोई बहुत गरीब औरत थी। मैंने शुक्र की सांस ली कि ऊपर वाले ने मेरी रात सड़क पर नहीं बल्कि बूढ़ी औरत के घर में गुजरवा दी थी। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली कि मैं अकेली हूँ। उसने कहा कि अच्छा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कल रात मैंने तुम्हें सड़क के किनारे बेहोश देखा था, तो इसलिए अपने घर लेकर आ गई। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा परिवार कहाँ है। फिर मुझ पर जो बीती थी वो मैंने उस औरत को बता दिया और कहा कि मेरे घर वाले मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, बच्चों से गलती हो जाती है। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे घर वालों से बात करूंगी। मैंने उस औरत को अपने घर का एड्रेस दे दिया था, लेकिन जब वो वापस आई तो उसने मुझे एक दिल दहलाने वाली खबर सुनाई थी। उसने बताया था कि मैं तुम्हारे बताए हुए पते पर गई थी, मगर वहां तो ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से पता चला कि उनकी बेटी का किसी के साथ चक्कर था और उसकी वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई। मोहल्ले के लोग इन लोगों को बुरा भला कहने लगे थे। बेटे को लग रहा था कि यहाँ उनका रहना दुश्वार हो रहा है, इसलिए वो मोहल्ला ही छोड़कर चले गए। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि मेरे घर वालों को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं। उस औरत ने मुझसे कहा कि बेटी, मैं भी एक गरीब औरत हूँ, लोगों के घरों से मांग कर खाती हूँ। मैं तुम्हारी से ज्यादा मदद नहीं कर सकती। तुम मेरे घर से चली जाओ, क्योंकि यहाँ मेरा अपना गुजारा बहुत मुश्किल है। मैं चाहती तो तुम्हें अपने घर में जगह दे सकती थी, लेकिन मेरे लिए ये सब मुमकिन नहीं है। उस औरत ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा तो मुझे उस पर तरस आ गया कि उसने मेरी इतनी मदद कर दी थी। मेरे लिए यही बहुत था। यहाँ तक कि वो मेरे घर वालों को मनाने के लिए भी चली गई थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं आंटी, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, ऊपर वाला हमेशा आपकी मदद करेगा। ये कहकर मैं उनके घर से निकल गई थी और अब मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कोई नहीं था जो मेरे दुख में शामिल होता, कोई नहीं था मेरा आंसू पोंछने वाला, लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। मैं दोबारा से अपने मोहल्ले चली गई। मुझे लगता था कि वहाँ किसी को तो पता होगा कि मेरे घर वाले कहाँ गए हैं। मैं जब वापस अपने मोहल्ले गई तो वहाँ के लोगों ने मुझे देखकर भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। मैंने उनसे पूछा कि मेरे घर वाले कहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि अरे मनहूस, तू फिर से आ गई। तेरी बदनामी के डर से तो तेरा भाई, तेरी माँ और उसकी पत्नी को वो यहाँ से लेकर चला गया। मैंने कहा कि ऐसा मत कहिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मेरी भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। वो लोग अगर जहाँ कहीं भी गए हैं, आपको उनके बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता तुम्हारे घर वाले कहाँ गए। हाँ, मगर उन्होंने जाते समय इतना ज़रूर कहा था कि हम किसी मेघा को नहीं जानते।
मेघा हमारे लिए मर गई है। ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था और मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे कि अब पता नहीं यहाँ क्या लेने के लिए आई है। इसने कुछ तो गलत किया ही होगा, तभी तो इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ऐसी बेटियां भी ऊपर वाला किसी को न दे। इन सारी बातों का मुझ पर बहुत बुरा असर हो रहा था। रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मैं आसमान की तरफ देखकर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी आजमाइश कब खत्म होगी, और मैं रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ गई तो मोहल्ले की ही एक औरत ने कहा, अरे लड़की, अब यहीं बैठे रहने का इरादा है क्या? चल यहाँ से जा। तुझ जैसी बदनामी को तेरे घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम क्या तुझे अपने मोहल्ले में कबूल करेंगे? चल भाग यहाँ से। तुझ जैसी बिगड़ी हुई लड़की के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये सब सुनते ही मेरा दिल बिखरकर चूरा चूरा हो गया था। बिगड़ी हुई लड़की, ऐसे शब्द तो मैं अपने लिए पहली बार सुन रही थी। ये वही मोहल्ला था और वही लोग थे जो मुझे हमेशा अच्छा समझा करते थे, लेकिन आज वो मुझे कसूरवार समझ रहे थे। और फिर इसी तरह दिन से रात हो गई। मैं अकेली इधर से उधर भटक रही थी। मैं बेसहारा बेघर हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरा होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और आसमान की तरफ मुंह कर लिया और रोने लगी। रात गहरी होने लगी थी और मैं फिर से इधर से उधर भटक रही थी। मैं सड़क पर थी। सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं भूखी थी और बहुत थकी हुई थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही ठंड भी बढ़ती जा रही थी। ठंड की वजह से मेरे दांत बजने लगे। चलते चलते एक सुनसान सड़क आ गई थी। मैं चलते चलते बहुत थक गई थी, इसीलिए सड़क के किनारे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरे सामने एक बाइक सवार आकर रुका। उसने मुझे आवाज लगाई और कहने लगा, सुनो लड़की, यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा। वो बाइक सवार मर्द मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था। कहने लगा कि कहाँ जाना है, आओ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। उसकी बात सुनकर तो मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई थी। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। वो कहने लगा, तो फिर यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? वो अपनी गाड़ी से उतरकर मेरे पास आ गया था। मैं घबरा गई और फौरन खड़ी हो गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कहने लगा कि चलो ना, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ किसी अच्छी जगह पर। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने चीख कर उससे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे बाजू को मजबूती से पकड़ा हुआ था, इसलिए मैं उससे अलग न हो सकी। उसने कहा कि ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ गाड़ी पर बैठो। मैंने कहा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं उससे रिक्वेस्ट करने लगी। वो कहने लगा कि जिस तरह से तुम यहाँ पर बैठी हुई हो उस तरह से तो तुम्हें कोई भी यहाँ से उठाकर बड़ी आसानी से ले जाएगा, तो फिर मैं क्यों नहीं? वो आदमी उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था। मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की और कहा, जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। मगर वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा और मुझे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहने लगा। तभी अचानक वहां से एक बड़ी सी कार गुजरी और थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गई। उसमें से एक औरत निकली और उसने चिल्लाकर कहा, अभी रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। वो औरत दहाड़ कर बोली थी। उसकी बात सुनकर वो आदमी घबरा गया और जल्दी से अपनी बाइक पर बैठ गया। वो औरत उसकी शर्ट पकड़ने ही वाली थी, मगर वो अपनी बाइक तेज स्पीड से वहां से भगा ले गया। इसी तरह मेरी जान में जान आई थी। वो औरत गुस्से में उस आदमी को बड़बड़ाने लगी और फिर चलते हुए मेरे करीब आई। कहने लगी कि तुम ठीक तो हो ना? उसने मुझे सर से लेकर पैर तक देखा और कहने लगी, कौन हो तुम और इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कांपते हुए अपने आंसू साफ किए और कहा कि मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। उस औरत ने गहरी सांस ली और कहने लगी, चलो मेरे साथ आओ, मेरी गाड़ी में बैठो। मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा कि क्या यहाँ कोई अनाथ आश्रम है? उसने कहा कि हाँ, मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो। फिर वो गाड़ी में बैठाकर गाड़ी ड्राइव करने लगी और उसने मुझे अपने बराबर में बैठने के लिए कहा। गाड़ी चलाते चलाते वो मुझसे बात करने लगी और कहने लगी कि अब बताओ मुझे कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या बात है। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी, जिसे सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ था। मैं रो रही थी और अपनी कहानी उसे सुना रही थी। उसने कहा कि रो नहीं, रोने से किसी की भी परेशानी का हल नहीं निकलता। मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ वक्त पर नहीं पहुँचती तो वो आदमी पता नहीं मेरे साथ क्या कर देता। वो कहने लगी, हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। अकेली लड़की को सड़क पर फिरने वाले कुत्ते नोच डालते हैं। वो मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आई थी। वो एक अमीर औरत थी और एक बड़े से बंगले में रहती थी।
वो जैसे ही मुझे लेकर अपने घर के अंदर दाखिल हुई तो घर में एक जवान लड़का मौजूद था। उसने कहा कि मम्मा, आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपका खाने के लिए वेट कर रहा हूँ। उस औरत ने उस लड़के को गले लगाया और कहा कि बेटा, इतने तुम खाना खा लेते ना। वो लड़का कहने लगा कि मैं आपके बिना खाना कैसे खा सकता हूँ। फिर तभी उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि ये कौन है। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, ताकि मैं अपने बेटे को तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे सकूं। मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मेघा है। वो लड़का मुझे सर से लेकर पैर तक देख रहा था, क्योंकि मेरा हुलिया बहुत खराब था। उसकी माँ ने उसको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम डॉक्टर रोहन है। आप चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आप वहाँ जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए और फिर हम सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। मुझे अच्छा लगा था कि वो दोनों माँ बेटे मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों अब मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं रहा था। फिलहाल रोहन ने मुझे कमरा दिखा दिया था। नौकरानी मुझे कपड़े दे गई थी और मैंने फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लिए। फिर हम सब ने एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाया। मैं तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैं एक सही जगह पर पहुंच गई थी और मुझे यहाँ पेट भरकर खाना भी मिल गया था। रोहन को उसकी माँ ने मेरी पूरी कहानी बताई तो उसे मेरी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। उसने कहा, ये तो आपके घर वालों ने आपके साथ बहुत ही बुरा किया। उनको अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए था। वो दोनों माँ बेटे मेरे साथ हमदर्दी कर रहे थे। खाना खाने के बाद मैंने रोहन की मम्मी से कहा कि आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। आप मुझे अपने घर लेकर आई और आपने मुझे पेट भर के खाना खिलाया। मैं आपके घर में ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, सुबह तक यहाँ से चली जाऊंगी। रोहन ने कहा, अरे आपको यहाँ से जाने की इतनी भी जल्दी क्या हो रही है? जब आपके पास कोई सहारा नहीं है तो आप कहाँ जाओगी? मैंने कहा, कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। आंटी ने कहा कि अच्छा बेटा, ठीक है, इस बारे में कल बात करते हैं। अभी तुम जाकर आराम करो, बहुत थकी हुई लग रही हो। मैं सच में बहुत थक गई थी और फिर मुझे नौकरानी उसी कमरे में लेकर चली गई जहां मैंने कपड़े चेंज किए थे। मैं बिस्तर पर सुकून से लेट गई थी। 2 रातों की बहुत थकी हुई थी, इसलिए मुझे गहरी नींद आ गई थी। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कहाँ। अभी मैं जागी ही थी कि आंटी नौकरानी के साथ नाश्ता लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुई। फिर मेरे करीब बैठकर कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारे लिए नाश्ता रहा, तुम आराम से फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। मैंने आंटी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगी। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, मैं एक अस्पताल की डायरेक्टर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ। गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती हूँ। तुम मुझे बहुत मासूम लगी हो, तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती है। मुझे डर है कि अगर तुम कहीं और चली गई तो फिर से तुम्हारे साथ वही सब कुछ न हो जो कल रात हो सकता था। मैंने कहा, आंटी तो क्या आप मेरी एक और मदद कर सकती हैं? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, बताओ मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा कि आप मुझे कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और अभी पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। मुझे लगता है कि मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया और आप मेरे लिए किसी हॉस्टल का बंदोबस्त भी कर दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूँ। मैं नौकरी कर लूँगी और नौकरी करने के बाद जो मेरे पास पैसे आएंगे उनसे मैं हॉस्टल का रेंट भी दे दिया करूँगी। उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा, तो फिर मैं तुमसे ये कहना चाहूँगी कि तुम डॉक्टर बनो, अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करो, और अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम मेरे ही अस्पताल में नर्स की नौकरी करो। वहाँ तुम्हें ट्रेनिंग भी मिलती रहेगी और मैं तुम्हें सैलरी भी दे दिया करूँगी। और रही बात कि तुम हॉस्टल में रहना चाहती हो तो तुम मेरे घर में रहो और मुझे हॉस्टल का रेंट दे दिया करो। मैं उनकी बात पर मुस्कुराई थी और सोच रही थी कि क्या ये कोई सपना तो नहीं है? क्या कोई इतना भी अच्छा हो सकता है? क्या इस दुनिया में अच्छे लोग अभी भी बाकी हैं? मगर ये सब कुछ सच था। अगले ही दिन मैंने आंटी के अस्पताल में जाना शुरू कर दिया। उनका बेटा डॉक्टर रोहन वहाँ का डॉक्टर था और वो अस्पताल की डायरेक्टर थी। मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी और मैं सारा दिन उनके अस्पताल में नर्स की नौकरी करती। रात को उनके साथ घर आ जाती तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करती थी और ज़्यादातर पढ़ाई करती रहती थी। मेरी इतनी मेहनत और लगन आंटी और उनके बेटे को बहुत अच्छी लगती थी। उन लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था, लेकिन इस बीच मुझे अपने घर वालों की भी बहुत याद आया करती थी और फिर अफसोस होता था कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैं नीट की तैयारी कर रही थी, इसके लिए मुझे खूब मेहनत करनी थी और मेरी ये मेहनत और लगन देखकर
डॉक्टर रोहन और उनकी माँ बहुत खुश हुआ करते थे। वक्त गुजरता गया, मेरा नीट कंप्लीट हो गया तो मैंने MBBS की पढ़ाई शुरू कर दी और इतनी मेहनत की कि डॉक्टर बनने में मैंने दिन रात एक कर दिए थे। ये सब मेरे लिए अकेले पॉसिबल नहीं होता। इसमें मेरी मदद डॉक्टर रोहन और उनकी माँ ने बहुत की थी। मैं सारी जिंदगी उन लोगों का एहसान नहीं भुला सकती थी। उन्होंने मुझे अपने घर में रखने के साथ साथ मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया, मेरा ख्याल रखा, मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह समझा और अपने अस्पताल में नर्स की नौकरी भी दी। मैं नर्स की नौकरी भी मन लगाकर कर रही थी, जिससे उन दोनों माँ बेटे को ये यकीन हो गया था कि मैं बहुत मेहनती लड़की हूँ। वो हमेशा मेरी तारीफ किया करते थे और फिर इसी तरह 5 साल और गुजर गए थे। मेरा MBBS कंप्लीट हो गया था और मैं डॉक्टर बन चुकी थी। ये सफ़र मेरे लिए काफ़ी कठिन और मुश्किल था और बहुत सारी मेहनत का रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे सफलता दे दी थी। डॉक्टर रोहन और उनकी माँ ने मुझे अपने साथ अपने हॉस्पिटल की डॉक्टर बना दिया और फिर मैं उनके अस्पताल में एक नर्स के बजाय अब डॉक्टर की पोस्ट पर आ गई थी। डॉक्टर रोहन की माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि मुझे तुम में अपनी बेटी दिखाई देती है, इसलिए मैंने तुम्हारी इतनी मदद की। उनकी 12 साल की एक बेटी थी जिसकी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि तुम में मुझे अपनी वही बेटी दिखाई देती है, इसलिए मैंने उनको आंटी के बजाय माँ कहना शुरू कर दिया और अब डॉक्टर रोहन और मैं, अस्पताल के बाकी सारे डॉक्टर उनके अस्पताल को चला रहे थे। मैं एक काबिल डॉक्टर बन गई थी। इतने साल गुजरने के बाद धीरे धीरे मेरे दिल से मेरे घर वालों का ख्याल भी खत्म हो गया, क्योंकि अब मुझे नया परिवार जो मिल गया था। इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया था कि मुझे कभी अपनी माँ और भैया की याद ही नहीं आई थी, और कभी अगर मुझे उनकी याद आ भी जाती थी तो मैं अपने दिल से उनका ख्याल निकाल दिया करती थी और सोचती थी कि इतने सालों तक उन्होंने कभी मुझे पलटकर नहीं देखा, कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि अगर हमने उसे घर से निकाल दिया है तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। ये तो ऊपर वाले ने मुझे इन लोगों से मिलवा दिया, वरना तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। इसी दौरान डॉक्टर रोहन ने एक दिन मुझे प्रपोज कर दिया और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सब सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कहीं पहले वाला इल्ज़ाम मेरे साथ दोहराया न जाए। मेरे दिल में डॉक्टर रोहन के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। ऐसा ना हो कि उनकी माँ को ये बात बुरी लगे, उनको लगे कि मैंने उनके बेटे पर कोई जादू कर दिया, उनके घर में रहकर उनके बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, क्योंकि ये सब कुछ मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। एक वक्त था जब मैंने अपने ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम बर्दाश्त किए थे, लेकिन अब मेरे अंदर कोई भी इल्ज़ाम बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। जो कुछ भी मेरा दिल और दिमाग में चल रहा था, मैंने वो सब कुछ डॉक्टर रोहन को बता दिया। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने अपनी पसंद के बारे में अपनी माँ को बताया। जैसा कि मुझे लगता था कि उनकी माँ को ये बात बुरी भी लग सकती है कि उनका बेटा मुझे पसंद करने लगा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो इस बात से बहुत खुश हुई थी और उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की और कहा कि बेटा, कैसा रहेगा कि मेरी बेटी हमेशा के लिए इस घर में रहे। मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व है, मैं उसकी पसंद को इज्जत देती हूँ और मैं खुद तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी करवाऊंगी। और इस तरह मेरी और डॉक्टर रोहन की शादी हो गई। वक्त गुजरने लगा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही अस्पताल में काम करने लगे। अस्पताल में बहुत सारे मरीज आया करते थे। बहुत सारे मरीजों का हम दोनों पति पत्नी और बाकी सारे डॉक्टर्स मिलकर इलाज किया करते थे। हमारा हॉस्पिटल कामयाबी की ऊंचाइयों तक जा रहा था। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था और शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, इसलिए यहाँ पर हर तरह का पेशेंट आता था। एक दिन मैं अपने केबिन में बैठी हुई थी जब हमारे अस्पताल में केस आया। मुझे नर्स बुलाकर ले गई तो मैं फ़ौरन ही पेशेंट को देखने के लिए भागी, क्योंकि ये इमरजेंसी केस था। पेशेंट को कमरे में लिटा दिया गया था। पेशेंट बेहोश था, लेकिन जैसे ही मैं पेशेंट का चेकअप करने के लिए गई और पेशेंट के चेहरे पर मेरी नज़र गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि पेशेंट कोई और नहीं बल्कि मेरे भैया थे। वो बेहोश थे और उनको एनीमिया जैसी बीमारी हो गई थी। उनका शरीर बेहद कमज़ोर था। मेरे भैया तो पूरी तरह से बदल चुके थे। नर्स ने मुझे बताया कि बाहर इनकी बूढ़ी माँ बैठी हुई है। उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। मेरे साथ की टीम भी उनका चेकअप कर रही थी, लेकिन सारी रिपोर्ट्स और चेकअप के बाद पता चला कि उनके शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और उनका खून काफ़ी रेयर है। उनको खून चढ़ाया जाएगा। मैंने नर्स को बता दिया था कि वो पेशेंट के रिश्तेदार से कहें कि वो खून का बंदोबस्त करे। 24 घंटे के अंदर अंदर खून का बंदोबस्त होना बहुत ज़रूरी है, वरना पेशेंट की जान जा सकती है। मैं अपने भैया के लिए बहुत परेशान हो गई थी और अपना चेहरा छुपाते हुए कमरे से बाहर निकल आई थी,
क्योंकि कमरे के बाहर ही मेरी माँ बैठी हुई थी, जो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी और फूट फूट कर रो रही थी। मैं अपने केबिन में आकर रोने लगी। इतने में ही रोहन वहाँ आ गए थे और उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो रोने की वजह पूछने लगे। मैंने उनको बता दिया था कि मैं क्यों रो रही हूँ। वो ये सब सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई का इलाज यहाँ मुफ्त किया जाएगा, उन लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 6 घंटे हो गए थे लेकिन खून का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। शायद माँ के पास पैसे नहीं थे, लेकिन खून तो ब्लड बैंक से आना था। माँ ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि वो भैया के लिए कोई दवाइयाँ ला सके या फिर खून का इंतजाम कर सके। फिर मैंने कहा कि मैं दूंगी पेशेंट को खून। ये सुनकर अस्पताल का पूरा स्टाफ हैरान रह गया था। मेरी माँ को भी ये खबर दे दी गई थी कि अस्पताल के डॉक्टर उनके बेटे को खून देने के लिए तैयार हैं। मेरा खून भी रेयर था और ऐसा खून कम ही लोगों में पाया जाता है। मेरा और मेरे भैया का सेम ब्लड ग्रुप था, इसलिए मैंने अपने भैया को खून दे दिया और उनकी जान बचा ली। उनका इलाज चल रहा था। वैसे तो उनको काफ़ी सारे खून की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी, लेकिन इमरजेंसी में उन्हें खून चाहिए था, इसलिए मैंने अपना खून देकर उनकी जान बचाई। और उसके बाद मेरे पति ने ब्लड बैंक से कांटेक्ट करके मेरे भैया को चढ़वाने के लिए खून का बंदोबस्त करवा दिया था, क्योंकि एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट के अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और ऐसी बीमारी में पेशेंट को रोज़ 1 बोतल खून चढ़ानी ज़रूरी होता है। भैया बच गए थे। उन्हें होश आया तो माँ ने उनको बता दिया था कि अस्पताल के एक डॉक्टर ने उनको खून देकर उनकी जान बचाई है और यहाँ उनका इलाज भी मुफ्त में हो रहा है। भैया ने कहा कि मैं उन डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी तक माँ और भैया को ये नहीं पता था कि इस अस्पताल की डॉक्टर उनकी बेटी है। माँ मुझसे मिलना चाहती थी और भैया को भी मुझसे मिलवाना चाहती थी, इसलिए वो मेरी गैर मौजूदगी में नर्स के साथ मेरे केबिन में आ गई। मगर वहाँ पर उन्होंने मेरी फ़ोटो लगी हुई देख ली, जिसे देखकर वो तुरंत पहचान गई कि फ़ोटो में तो उनकी बेटी है। फिर नर्स ने उन्हें बताया कि ये इस अस्पताल की डॉक्टर मेघा हैं और यहाँ के सीनियर डॉक्टर रोहन सर की वाइफ हैं। ये सुनकर तो जैसे मेरी माँ के होश ही उड़ गए थे और फिर अब तो वो मुझसे मिलने के लिए बेहद बेचैन हो रही थी। उन्होंने जब भैया को भी ये बात बताई तो भैया बहुत शर्मिंदा हुए थे और वो भी मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे बात करना चाहते थे। फिर आखिरकार उनका मेरा सामना हो ही गया। मुझे अपनी आंखों के सामने देखकर भैया और माँ की आंखों में आंसू आ गए। भैया तो मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगे थे। कहने लगे कि मेघा, मेरी बहन, ये तुम ही हो ना। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अमीशा की वजह से तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। माँ भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। भैया ने रोते हुए कहा कि मेघा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर तुम कहाँ चली गई थी। आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, क्या सच में आप लोगों ने मुझे तलाश किया था। भैया और माँ मेरी बात पर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली थी। माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, पिछले 4 साल से हम तुम्हें तलाश कर रहे हैं, जब से अमीशा हम लोगों को छोड़कर गई है। मैंने कहा, क्या भाभी आपको छोड़कर चली गई, क्यों। भैया ने कहा कि बस यही मत पूछो मेघा, उस जैसी बुरी औरत तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद मोहल्ले वाले हमें अजीब नज़रों से देखने लगे थे और लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। इसलिए हम लोग वो मोहल्ला छोड़कर दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गए थे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। तुम्हारी भाभी ने एक बेटे को भी जन्म दिया था। उसने हमारे दिमाग में तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी नफरत भर दी थी, जिसकी वजह से तुम हमारे दिल से पूरी तरह से उतर गई और दोबारा हमने तुम्हें कभी याद करने की कोशिश नहीं की। और एक दिन मैं अपने ऑफिस के कुछ क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया था। मैंने देखा कि अमीशा वहाँ पर एक लड़के के साथ मौजूद थी और उसके साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरी कोई गलतफहमी है, ये इंसान उसका कोई दोस्त या फिर कोई कजिन भी तो हो सकता है। उसके बाद से ही मैंने हमेशा उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। तो फिर मुझे पता चल गया था कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड है और वो चोरी चुपके उससे मिलती है, लेकिन अपने बेटे की खातिर मैंने उसे कई सालों तक बर्दाश्त किया। एक दिन वो अपनी सहेली से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मैं उस दिन खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। उसने अपनी सहेली को तुम्हारे बारे में बताया कि वो तुम्हें घर से निकालने में कामयाब हो गई और एक दिन वो वरुण से भी शादी करने में कामयाब हो जाएगी। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैंने मौके पर अमीशा को पकड़ लिया, उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और उससे सारी सच्चाई उगलवाई। तो उसने सब कुछ बता दिया था कि तुमने एक दिन उसे उसके बॉयफ्रेंड से बातें करते हुए देख लिया था।
उसे डर था कि तुम कहीं उसकी सच्चाई सब लोगों के सामने न खोल दो, इसलिए उसने तुमसे बदला लेने के लिए तुम पर इल्ज़ाम लगाए, तुम्हारा मोबाइल लेकर गलत इस्तेमाल किया और तुम्हें हमारे घर से निकलवा दिया। फिर उसके बाद से उसके लिए रास्ता साफ हो गया था और वो अपने मायके जाने के बहाने से अपने बॉयफ्रेंड से जल्दी जल्दी मिलती रहती थी। मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ था कि उस औरत की वजह से मैंने अपनी बहन को बेघर कर दिया था और ना जाने मेरी बहन कहाँ होगी, किस हाल में होगी। इस सब के बारे में सोच सोच कर मुझे बेहद अफसोस हुआ। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी से अमीशा को निकाल दिया और तुम्हें तलाश करता रहा, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मुझे इस बीमारी ने घेर लिया। ऊपर वाले से मैं माफ़ी मांगता रहता था और प्रार्थना करता रहता था कि मेरी बहन जहाँ भी हो सही सलामत हो। मेरी माँ तुम्हारे भतीजे को संभालती थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारा भतीजा बहुत प्यारा है। मैं जानता हूँ कि तुम हमें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करोगी, लेकिन तुम अपने भतीजे की खातिर तो हमें माफ़ कर ही सकती हो ना। भैया ने जब मुझे ये बात कही तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बहुत रो रही थी माँ के गले लगकर, और भैया की ऐसी हालत देखकर मैंने भैया और माँ को माफ़ कर दिया था, क्योंकि ये सब कुछ मेरी भाभी का किया धरा था। मेरे भैया और माँ को खुशी हुई थी कि मैं काबिल डॉक्टर बन गई हूँ, और साथ ही उनको ये भी पता चल गया था कि मेरी शादी हो चुकी है। मैंने उन लोगों को माफ़ कर दिया। कुछ समय के बाद भैया की तबीयत बेहतर हुई तो वो घर चले गए। मैं जब उनके साथ घर गई तो वहाँ मैंने अपने भतीजे को देखा, जो बहुत ही क्यूट था, और सब लोग कहते थे कि उसकी शक्ल बिल्कुल तुम पर गई है। एक छोटी सी गलतफहमी किसी इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। मेरे घर वाले गलतफहमी का शिकार थे, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि किसी की भी बातों में आने से पहले आपको बात की गहराई तक जाना चाहिए। फौरन ही किसी भी इंसान को सज़ा नहीं सुनानी चाहिए। क्या पता कि वो इंसान सज़ा का हकदार न हो और आपकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी सिसक सिसक कर गुजारे। मैंने तो उन लोगों को माफ़ कर दिया था और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। कभी कभी अपने घर जाती हूँ, मुझे वो सब कुछ याद आता है। फिर सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता तो शायद मुझे रोहन जैसा अच्छा इंसान नहीं मिलता। मैं अपनी सास और अपने पति की आज भी एहसानमंद हूँ, जिनकी बदौलत मैं आज इस कामयाबी के रास्ते पर खड़ी हुई हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।